Hello, my dear students, my well-wishers, my viewers, and my dear friends. This is your own Dr. Ranjan Sinha. I welcome you all in my channel, RK's Academic Zone. My dear students of Standard 11th, आज मैं आप लोगों को सोशियोलॉजी पढ़ाऊंगा और आपका जो पेपर है सोशियोलॉजी में समाज का बोध, जहां से मैंने एक अध्याय शुरू किया था और वो अध्याय था समाज में सामाजिक संरचना, स्तरीकरण और सामाजिक प्रक्रियाएं। जहां तक हमने पढ़ा था पिछले अध्याय में, आज आगे से चलेंगे, यानी वहां से शुरुआत करेंगे। समाजशास्त्र में सामाजिक प्रक्रियाओं को समझने के दो तरीके, वहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, देर किस चीज की, क्लास में बैठते हैं और फिर आमने सामने बैठकर पढ़ाई शुरू करते हैं। चलिए मेरे साथ। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। तो देखिए, जितने भी मेरे स्टैंडर्ड 11 के स्टूडेंट्स हैं, आज सोशियोलॉजी में हम लोग जो पढ़ना चाह रहे हैं, आगे पढ़ेंगे आगे, वो है समाज में सामाजिक संरचना, स्तरीकरण और सामाजिक प्रक्रिया। उसका हम लोग शुरुआत कर दिए थे और आज वहां से शुरू करेंगे समाजशास्त्र में सामाजिक प्रक्रियाओं को समझने के दो तरीके। इसको आप कोशिश करो समझने की। अपनी प्रारंभिक पुस्तक में आपने सामान्य ज्ञान की सीमाओं को समझा है, ठीक है। समस्या यह नहीं है कि सामान्य ज्ञान आवश्यक रूप से गलत ही हो, परंतु यह इसका परीक्षण नहीं हुआ है तथा इसे हल्के रूप में लिया जाता है। इतनी ही बात नहीं है, कहने का मतलब इसके विपरीत सामाजिक परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक मुद्दे पर सवाल किए जाते हैं। जाहिर सी बात है, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखेंगे, हर मुद्दे को डिस्कस करना जरूरी है और किसी भी मुद्दे को ऐसे ही नहीं मान लिया जाता है बिना किसी तर्क का। समाज विज्ञान है, यानी समाजशास्त्र जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो एक समाज विज्ञान है। तो विज्ञान कल्पना से कुछ भी उसका कोई वास्ता नहीं है। हम लोग देखते हैं, अवलोकन करते हैं, परीक्षण करते हैं, निरीक्षण करते हैं, फिर एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, यानी वो मोटे तौर से एक विज्ञान ही है। अतः यह केवल ऐसी व्याख्या से संतुष्ट होकर शांत नहीं होगा जिससे पता चलता है कि मनुष्य में प्रतियोगिता अथवा सहायता या संघर्ष जैसा भी मामला हो, क्योंकि ऐसा करना मनुष्य का स्वभाव होता है। मनुष्य के अंदर प्रतियोगिता भी है, यानी एक दूसरे के साथ संघर्ष करके आगे, हर इंसान चाहता है कि हम आगे बढ़ें, विजयी बने, सबसे पहले पहुंचे, सबसे पहले वह काम कर ले। और साथ ही साथ सहयोग का भी एक भावना देखने को मिलता है, सात्मीकरण का भी एक भावना देखने को मिलता है। हम समझते भी हैं दूसरे से, उसको आत्मसात भी करते हैं, एक दूसरे की सहयोगिता भी करते हैं और फिर एक दूसरे के साथ हमारा एक संघर्ष भी बना हुआ रहता है, यानी कंपटीशन हमेशा विराजमान होता है समाज में। अथवा मनुष्य में प्रतियोगिता अथवा सहायता या संघर्ष जैसा भी मामला हो, क्योंकि ऐसा करना मनुष्य का स्वभाव होता है। इस प्रकार की मान्यता के पीछे यह व्याख्या है कि आंतरिक तथा सार्वभौमिक रूप से यह मनुष्य की प्रकृति है। इस प्रकार की प्रक्रियाओं का लेखा जोखा रखा जाए। हालांकि जैसा हमने पहले देखा है, समाजशास्त्र मनोवैज्ञानिक अथवा प्रकृतिवादी व्याख्याओं से संतुष्ट नहीं होता है। समाजशास्त्र मनोवैज्ञानिक अथवा प्रकृतिवादी व्याख्याओं से संतुष्ट नहीं होता है। समाजशास्त्र सहयोग, प्रतिस्पर्धा तथा संघर्ष की प्रक्रियाओं की व्याख्या समाज की वास्तविक संरचना के अंतर्गत करना चाहता है। यानी समाजशास्त्र क्या चाहता है कि उसमें जो देखने को मिल रहा है, यानी जैसे अभी मैंने कहा, प्रतियोगिता हो, संघर्ष हो, आत्मसात करने की बात हो, तो इन समस्त चीजों की व्याख्या वो समझना चाहता है और समझाता भी है। हमने पिछली पुस्तक में चर्चा की थी कि समाज में किस प्रकार विभेद तथा बहुलता की समझ व्याप्त है। विभिन्न संस्थाओं की समझ, चाहे वो परिवार हो, हमारे समाज में जो संस्थाएं हैं जैसे परिवार हो या अर्थव्यवस्था अथवा सामाजिक स्तरीकरण या सामाजिक नियंत्रण हो, हमने देखा कि किस प्रकार प्रकार्यवादी तथा संघर्ष के परिप्रेक्ष्य के अनुसार संस्थाओं की समझ में भिन्नता है, अलग अलग तरीके से। देखिए, जैसे समाज में नियंत्रण भी होता है, समाज में स्तरीकरण भी होता है। स्तरीकरण आपने पढ़ा है, स्तर के द्वारा बटा हुआ है, यानी पुरुष भी है। अगर समाज में एक पुरुष की सहभागिता है तो एक स्त्री की भी मर्यादा उतनी ही है। आयु वर्ग में अगर देखा जाए, अगर युवा वर्गों की एक प्रचुरता है, एक बहुलता है, अगर उसकी एक महत्व है, तो वहां बुजुर्गों की भी एक महत्व है ना। तो इस तरीके से वो मतलब स्तरीकरण के आधार पर मतलब बटा हुआ है समाज, और हर की एक भागीदारी है समाज के अंतर्गत। सामाजिक नियंत्रण हो, सामाजिक परिवर्तन हो, सामाजिक स्तरीकरण हो, हर चीजों की। अतः कोई आश्चर्य नहीं कि ये दोनों संदर्भ इन प्रक्रियाओं को थोड़ा हटकर समझना चाहते हैं, परंतु दोनों कार्ल मार्क्स, सामान्यतः संघर्ष के परिप्रेक्ष्य से जुड़े हुए। कार्ल मार्क्स को कहा जाता है, उनका सिद्धांत जो है, थ्योरी जो है, वो संघर्ष से ही जुड़ा हुआ है, तथा इमानुएल दुर्खिम,
दुर्खिम जो है वो सामान्यतः प्रकार्यवादी संदर्भ से पहचाने जाते हैं। उनका आत्महत्या का सिद्धांत भी दुर्खिम का है, या सामाजिक क्रियाओं का सिद्धांत भी दुर्खिम का है, प्रकार्यवादी जिसको कहा जाए। यह मानकर चलते हैं कि मनुष्य को अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग करना होता है। अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम एक दूसरे को सहयोग करते हैं। अगर सहयोग नहीं करेंगे तो फिर समाज चलेगा कैसे? कैसे चलेगा? अगर एक शिक्षक अपने शिष्य को, अपने छात्र को पढ़ाना चाहता है तो छात्र को भी उस शिक्षक से पढ़ना होता है। यानी हम एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। अगर उसे किसी चीज को समझ में नहीं आती तो हमारी बात होती है कि हम उसे उसकी मतलब संतुष्टि तक, जहां तक वो समझ पाए वहां तक हमें वो मतलब प्रचेष्टा करनी चाहिए कि उसे हम समझाकर ही दम ले। बात समझ में आ रहा है? कोई भी काम दोनों हाथों से होता है, एक तरफा नहीं हो सकता है। तो बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग करना होता है तथा अपने और अपनी दुनिया के लिए उत्पादन और पुनः उत्पादन करना पड़ता है। उत्पादन तो नियम ही है। अगर समाज को आगे बढ़ाना है तो उत्पादन के थ्योरी जो है, नियम जो सिद्धांत जो है, उसको मानना सबको जरूरी है। संघर्ष के परिप्रेक्ष्य में इस बात पर बल दिया गया कि किस प्रकार सहयोग के प्रकारों ने एक ऐतिहासिक समाज को दूसरे ऐतिहासिक समाज में परिवर्तित कर दिया। संघर्ष का समाज क्या है? संघर्षवादी सिद्धांत क्या है? कार्ल मार्क्स ने ऐसा कहा था, जो मतलब हमारे समाज में हमेशा दो वर्ग जो है विराजमान होते हैं। एक जो है जिसको कहा जाए पूंजीपति वर्ग, और एक ऐसा वर्ग है जो सर्वहारा वर्ग, यानी जिसके पास कुछ नहीं है। तो कार्ल मार्क्स ने सर्वहारा वर्ग के लिए ये कहा था कि तुम्हारे पास खोने के लिए सिवाय अपने जंजीरों के और कुछ नहीं है, मगर पाने के लिए तुम्हारे लिए समस्त दुनिया है। तुम अगर मेहनत करो, तुम अगर एकजुटता के साथ आगे बढ़ते हो तो समस्त दुनिया पर तुम विजयी बन सकते हो, विजय प्राप्त कर सकते हो। उदाहरण से यह देखा जा सकता है कि सामान्यतः सरल समाजों में जहां अतिरिक्त उत्पादन नहीं होता था वहां व्यक्तियों तथा समूह में आपसी सहयोग था और वे वर्ग, जाति तथा अथवा प्रजाति में नहीं बटे थे। परंतु जिस समाज में अतिरिक्त उत्पादन होता था, अतिरिक्त उत्पादन मतलब ज्यादा, मोर देन दैट, चाहे वे जमींदार हो अथवा पूंजीपति, प्रभावशाली वर्ग का अतिरिक्त उत्पादन पर अधिकार होता था। जो अतिरिक्त उत्पादन वो कौन ले जाता था? जमींदार ले लेता था, पूंजीपति वर्ग ले लेता था, और इसलिए वो सर्वहारा वर्ग के लिए या नीचे के वर्ग को वो नहीं देते थे। तथा सहयोग भी संभावित संघर्ष तथा प्रतियोगिता से जुड़ा होता था। संघर्ष का दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है कि समूह तथा व्यक्तियों का स्थान उत्पादन प्रणाली के संबंधों में भिन्न तथा असमान होता है। अतः कारखाने के मालिक तथा मजदूर अपने प्रतिदिन नियमित रूप से, चाहे वो मालिक हो या मजदूर हो, दोनों उसके लिए संघर्षरत होते हैं, दोनों ही कार्यरत होते हैं कि कार्यों में सहयोग करते, एक दूसरे को सहयोग करते, परंतु कुछ हद तक उनके हितों में संघर्ष उनके संबंधों को परिभाषित करता है। परंतु उन दोनों में हमेशा एक संघर्ष की जो है नीति वो बना ही रहता है, क्योंकि हमेशा ये जो मतलब विचार होता है ना मालिक और मजदूर के बीच में, मालिक को हमेशा ऐसा लगता है कि जितना मैं उसे मजदूरी दे रहा हूं, पे कर रहा हूं, उस मुताबिक वो कार्य नहीं कर रहे, और मजदूरों को ऐसा लगता है कि जितना मैं खट रहा हूं, जितना मैं कार्य कर रहा हूं, उस हिसाब से मालिक हमें जो है पे नहीं कर रहे, हमारी जो जरूरतों को पूरा नहीं कर रहे। तो ये एक विभेद जो है, ये संघर्ष हमेशा विराजमान रहता है समाज में। फिर भी एक दूसरे को सहयोग करते रहते हैं और समाज आगे की तरफ बढ़ता है। ये मतलब कार्ल मार्क्स का थ्योरी के अंदर आ जाता है, सिद्धांत के अनुसार। हमारी संघर्ष की परिप्रेक्ष्य संबंधी समझ यह बताती है कि जहां समाज जाति, वर्ग अथवा पितृसत्ता के आधार पर बटा होता है, वहीं कुछ समूह सुविधा वंचित है, वहां पर कुछ ऐसे समूह हैं जो सुविधा से वंचित रहते हैं तथा एक दूसरे के प्रति भेदभाव मूलक स्थिति बरतते हैं। इससे भी आगे प्रभावशाली समूह में यह स्थिति सांस्कृतिक मानदंडों, ज्यादातर जबरदस्ती अथवा हिंसा द्वारा भी उत्पन्न की जाती है, जैसा कि आप आगे आने वाले अनुच्छेदों में देखेंगे कि प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य इस प्रकार के मानदंडों अथवा संस्तुतियों की भूमिका की प्रशंसा करने में नहीं चूकता, परंतु इन सब के प्रकारों को समाज की संपूर्णता के रूप में समझता है, न कि उस संदर्भ में जहां प्रभावशाली समूह द्वारा समाज को नियंत्रित किया जाता है। अब प्रभावशाली समूह का मतलब क्या हो गया? समाज में कुछ ऐसे समूह हैं, ऐसे वर्ग हैं जो प्रभावशाली होते हैं, वो अपना सत्ता, अपना अधिकार या अपने पावर जिसको बोलते हैं, शक्ति के आधार पर जो उससे नीचे के वर्ग है ना, उसके ऊपर वो प्रभुत्व करते हैं, उसके ऊपर वो तानाशाही करते हैं और उसे मतलब अपने गुलाम या अपने अधीन में रखना चाहते हैं, वश में रखना चाहते हैं। प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य का सरोकार मुख्य रूप से समाज में व्यवस्था की आवश्यकता से है और जिन्हें कुछ प्रकार्यात्मक अनिवार्यताएं, प्रकार्यात्मक अपेक्षा तथा पूर्व अपेक्षाएं कहा जाता है।
ये विस्तृत रूप में उन शर्तों को पूरा करती है जो व्यवस्था के अस्तित्व के लिए आवश्यक है, यानी समाज के सिस्टम जिसको बोलते हैं, समाज को चलाने के लिए जरूरी है। इसलिए इन्हें अस्तित्व में बनाए रखा जाता है तथा इनको नष्ट होने से बचाया जाता है। जैसे नए सदस्यों का समाजीकरण, जो इसके अंदर आएगा, नए सदस्य जो एक परिवार में देखिए, अगर किसी की मौत होती है तो किसी की जन्म भी होती है, तो जन्म होता है तो उसके फिर पुनः जो समाजीकरण जो है प्रोसेस, यानी समाजीकरण का प्रोसेस, देखिए दिमाग में ये सब बातें जैसे ही मैं यहाँ करूंगा आपके दिमाग में तुरंत ये सब बातें आ जानी चाहिए। समाजीकरण का मतलब क्या हो गया, जब एक जैविकीय प्राणी का जन्म होता है तो वो बच्चे हो, वो मतलब जो भी चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, मतलब मेल या फीमेल चाइल्ड हो, उसमें वो एक मांस का लोथड़ा होता है। परिवार से ही उसकी जो है समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, यानी उसे जैविकीय प्राणी से उसे सामाजिक प्राणी में रूपांतरित कर दिया जाता है। यानी जिस कंटेक्स्ट में वो है, जिस धर्म का हो, जिस जाति का हो, जिस वर्ग का हो, जहां पर जिस माहौल में वो उसका परवरिश हो रहा है, उसी तरीके से उसका हालचाल, उसका चाल ढाल सब कुछ बन जाता है, उसी तरीके से वो सीख भी लेता है। तो नए सदस्यों का समाजीकरण होता है। संचार की साझा प्रक्रिया, किस तरीके से वो वार्तालाप करे, व्यक्ति की भूमिका निर्धारण के तरीके, सब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि किस प्रकार प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य इस तथ्य पर आधारित है कि समाज के विभिन्न भागों का एक प्रकार्य अथवा भूमिका होती है। समाज में जितने भी भाग है उसका अपना अलग अलग रोल होता है, प्रकार्य होता है, कार्य होता है, उसी हिसाब से वो अपने कार्य करते हैं जो संपूर्ण समाज की प्रकार्यात्मकता के लिए जरूरी होती है। इस संदर्भ में सहयोग, प्रतियोगिता तथा संघर्ष को प्रत्येक समाज की सार्वभौमिक विशेषता के रूप में देखा जा सकता है, जो समाज में रहने तथा इच्छा पूर्ति करने वाले विभिन्न व्यक्तियों की अनिवार्य अंतःक्रियाओं का परिणाम है। अनिवार्य, जरूरी अंतःक्रियाओं, एक दूसरे को हम पारस्परिक अपने अंतःक्रियाओं के द्वारा प्रभावित करते हैं, चाहे वो सहयोग से हो या प्रतिस्पर्धा से हो या संघर्ष के द्वारा हो, लेकिन एक दूसरे को इन्फ्लुएंस जरूर करते हैं, मतलब उससे प्रभाव डालते हैं। क्योंकि इस परिप्रेक्ष्य का मुख्य बिंदु व्यवस्था को बनाए रखना है, तो प्रतिस्पर्धा तथा संघर्ष, प्रतिस्पर्धा हो मतलब या फिर संघर्ष हो, जो भी हो यहाँ पर, को इस दृष्टि से भी समझा जाता है कि अधिकतर स्थितियों में यह बिना ज्यादा हानि एवं कष्ट के सुलझ जाते हैं तथा साथ ही ये समाज की भी विभिन्न प्रकार से मदद करते हैं। समाजशास्त्रीय अध्ययनों ने यह भी दिखाया है कि किस प्रकार मानदंडों तथा समाजीकरण के प्रतिरूप अधिकतर इस बात का ध्यान रखते हैं कि एक विशेष सामाजिक प्रणाली सतत मतलब है बनी रहे, चाहे वो एक विशेष समूह के हितों की विरोधी ही क्यों ना हो। दूसरे शब्दों में सहयोग, प्रतिस्पर्धा तथा संघर्ष के आपसी संबंध अधिकतर जटिल होते हैं तथा ये आसानी से अलग नहीं किए जा सकते। मोटे तौर पर हम लोग ये कह सकते हैं, जो अभी हमने देखा कि चाहे समाज के अंदर सहयोग आप देखो, प्रतिस्पर्धा देखो या संघर्ष देखो, इन तीनों का संबंध जो है एक तरीके से जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगर हम मानी कि एक परिवार में लोग हैं या एक वर्ग में, एक क्लास में मान लीजिए कि 4 विद्यार्थी बैठे हैं, चारों विद्यार्थी के बीच में कहीं ना कहीं एक दूसरे को सहयोग भी करते हैं, अपना नोट्स का आदान प्रदान भी करते हैं, वहीं पर मन में कहीं ना कहीं ये प्रतिस्पर्धा भी छुपा हुआ है कि मुझे अव्वल लाना है, मुझे प्रथम आना है, और इस हेतु एक संघर्षरत है। वो चाहता है कि मैं आगे आ जाऊं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो अगले को मतलब उसके साथ कोई सहयोगिता नहीं कर रहा है, मगर फिर भी उसके मन में यही चीज छुपा हुआ है, और ये एक आम नेचर है, स्वभाव है, ये समाज में हमें देखने को मिलती है। ये समझने के लिए कि सहयोग और संघर्ष किस प्रकार अनुलग्नित है तथा बाध्य एवं स्वैच्छिक सहयोग में क्या अंतर है, मतलब बाध्य सहयोग और स्वैच्छिक सहयोग में क्या अंतर है। कहीं कहीं पर हमको सहयोग करना पड़ता है और स्वैच्छिक हो गया, जैसे मानिए कि हम लोग कहते हैं कि परिवार हमारे लिए प्राथमिक पाठशाला है। अब हम परिवार में हैं, अगर मानिए एक ही साथ हम 2 भाई हैं या हमारे भाई बहन में हैं, वहां पर हम लोग ये सोचते हैं कि हमारा सहयोग हम बाध्य हैं, हमारे अगर मतलब ये कह कि मेरे बहन हो गई या मेरे भाई हो गए, तो वहां पर हम बाध्य हैं उसके सहयोग करने के लिए। मगर बाहर अगर हम हैं, अगर मानिए 2 विद्यार्थी 2 दोस्त हैं, वहां पर हम स्वैच्छिक हैं, यानी इच्छा से जुड़े हुए हैं। वहां ऐसा नहीं कि हम जबरदस्ती करेंगे, हमारे ऊपर कोई नियम लागू है, वहां पर वो बात हमारे स्वेच्छा पे डिपेंड करता है कि हम करें या ना करें। बात को समझ में आया? ये सारी चीजें क्या अंतर है, आइए अपने जन्म यानी नेटल के परिवार में संपत्ति पर स्त्री का अधिकार जैसे विवादास्पद मुद्दे पर नजर डालें। कैसे होता है स्त्री का अधिकार? समाज के विभिन्न हिस्सों में यह जानने के लिए कि जन्म की संपत्ति के संबंध में उनका क्या दृष्टिकोण है, एक अध्ययन किया गया। और समाजशास्त्र, हाँ, ये तो समाजशास्त्र परिचय देखिए, जिसमें बताया गया है कि स्त्रियों की एक अच्छी खासी संख्या ने
संपत्ति के मतलब 41.7% संपत्ति के अपने अधिकार पर बोलते हुए अपने बेटी के प्रेम तथा बेटी के लिए अपने प्रेम के विषय को उठाया। यानी देखिए ये भी बात है, पहले ये सब था, जैसे जितना हमारे समाज पुरुष शासित समाज रहा शुरू से, ऐसा माना गया। जैसे जैसे स्त्रियों की स्वाधीनता पर जोर दिया गया, फ्रीडम, तो वहां पर यह बात उभर कर सामने आई समाज में कि स्त्रियों की भी एक प्रधानता है, उनके लिए नियम कानून बने। यानी अगर बेटा है तो बेटा के साथ बेटी के भी अपना एक नियम बना कि बेटा की अगर अधिकार है अपने घर में माता पिता के संपत्ति के ऊपर, तो बेटी का भी अपना एक अधिकार है अपने माँ बाप के संपत्ति के ऊपर। उसी तरीके से अगर मतलब अगर वहां देखा जाए हस्बैंड या वाइफ है वहां पर, तो पति पत्नी के बीच में, तो अगर पत्नी अगर उस समाज के अंदर है तो पत्नी कोई दासी नहीं है, पत्नी का भी अपना अधिकार है वो अपने घर गृहस्थी के ऊपर, अपने संपत्ति के ऊपर। ये सारे यानी सब एक दूसरे के साथ सहयोग है और एक अधिकार भी है उसमें छुपा हुआ। समाजशास्त्र यानी समाज ये पूरा संपूर्ण अध्ययन करता है, इन बारीकियों से इन चीजों के ऊपर प्रकाश डालता है, इसका अध्ययन करता है। परंतु इस विषय पर भावात्मक न होकर आशंका पर बल देते हुए कहा कि वे संपूर्ण अथवा अंशतः किसी भी प्रकार का अपनी जन्म की संपत्ति पर दावा नहीं करेंगी, क्योंकि वे डरती थी कि ऐसा करने से भाइयों के साथ उनके संबंधों में करवाहट आ जाएगी, पहले की बात थी, या भाभियों उनसे घृणा करने लगेगी और परिणाम स्वरूप अपने पिता के घर उनका आना जाना बंद हो जाएगा। ये पहले एक तरह का विचार था कि जो अगर बेटी है तो बेटी समझती थी कि नहीं, अब हम बेटी को कहा जाता था कि पराया धन। ये सब एक पुरानी पौराणिक बातें थी, जहां पर ऐसा बताया गया कि बेटी की शादी हो गई यानी वो फिर घर से बाहर चली गई, वो पराया धन है, तो फिर या इस घर से उसकी कोई लेन देन नहीं है। मगर जो नियम कानून अभी बनता जा रहा है या बना है, वहां पर बेटियों के लिए भी हक बनाए गए हैं, वहां के भी उनको भी उनकी हक की जो अधिकार जो है प्रावधान दिया गया है कि वो भी अपना अधिकार ले सकती है। ऐसा नहीं कि इसे मेरा भाई क्या सोचेगा या मेरी भाभी क्या सोचेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इस तरीके से इस दृष्टिकोण एक प्रभावशाली रूपक को दिखाता है, जहां एक और स्त्री संपत्ति से इनकार करती है तो दूसरी ओर एक स्त्री संपत्ति पर अपना हक जमाने वाली कंजूस तथा चालाक समझी जाती है। संवेदनाओं में एक करीबी संपर्क होता है तथा प्रतिवर्ती रूप में अपने जन्म के परिवार का एक भाग बने रहने तथा उसकी उन्नति में सहायक होने और मुसीबतों की घड़ी में काम आने की इच्छा बनी थी। ये सब देखिए एक मतलब धारणा है कि सहयोग के साथ चले या संघर्ष के साथ चले, अपने अधिकार पर बोले या ना बोले, ये एक व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है, ये सोच पर डिपेंड करता है। मगर समाज आपको इसका पूर्ण अधिकार देता है। व्यक्ति जी किस रूप में सोचता है वो व्यक्ति पर डिपेंड करता है, मगर समाज उसे ये अधिकार, ये प्रावधान देता है। अब देखिए आगे की क्रियाकलाप जो यहाँ पर है, ये सब पे आप लोग पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो क्रियाकलाप 2 आपको समझने में मदद करेगा कि सहयोगात्मक व्यवहार को समाज के गहरे संघर्षों की उपज के रूप में भी देखा जा सकता है। ये सहयोगात्मक यानी सहयोग के द्वारा हम कैसे आगे बढ़ते हैं, परंतु जब इन संघर्षों की खुलकर अभिव्यक्ति नहीं होती अथवा इन्हें खुली चुनौती नहीं दी जाती, तो यह छवि बनती है कि कहीं कोई संघर्ष नहीं है, केवल सहयोग ही विद्यमान है। उपरोक्त परिस्थितियों को समझाने के लिए प्रकार्यवादी व्यवस्थापन शब्द का प्रयोग करते हैं, जहां महिला अपने पृथ्वी परिवार में संपत्ति के अपने अधिकार पर किसी प्रकार का दावा करना पसंद नहीं करेगी। संघर्षों के रहते हुए भी समझौता एवं सहअस्तित्व की कोशिश के रूप में इसे देखा जा सकता है। ये देखिए ये बात के उसके मतलब संघर्ष नहीं करेगी, ये एक बात पहले से चलन है, पूर्व प्रचलित बात है कि महिला या स्त्री या बेटी अपना दावा नहीं बोलेगी, ये मतलब सहयोग करके चलेंगे। लेकिन देखिए समाज में सबसे पहली बात है कि समाज में अगर सहयोग है तो संघर्ष भी है, और इसका नतीजा पहले हम लोग देखें बहुत अच्छा भी नहीं देखा गया। अगर मानी महिलाएं अगर अपना हक के लिए दावा नहीं बोलती हैं तो ऐसा भी देखा गया कि उसको एक घर में कर दिया गया, चाहे वो शादी के बाद हो या शादी के पहले की बात हो। तो महिलाओं की जो दुर्दशा देखी गई है, ये सब बातों के ऊपर विचार करते हुए देखा जा सकता है, क्योंकि महिलाएं अपने हक के प्रति जागरूक नहीं रही, अपने पढ़ाई लिखाई के प्रति जागरूक नहीं रही, या फिर वो स्वयं ये सोचने लगे कि हम तो जो है हम दासी हैं या हम पुरुष के पीछे आते हैं। तो पुरुष भी अगर हम लोग कहते हैं ना कि किसी पुरुष में अगर देखते हैं कि महिलाओं के गुण देखते हैं तो हम लोग कहते हैं कि कैसे महिला जैसे व्यवहार कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता कि महिला या पुरुष अलग अलग नहीं है, दोनों अहम पहिए हैं एक ही समाज के चलने वाले। अगर एक पहिया को अगर आप कैसे करते हो, एक पहिया अगर पंक्चर हो जाता है तो क्या वो गाड़ी चल सकता है ढंग से? नहीं चल सकता है। ठीक उसी तरीके से क्या होता है, समाज रूपी ये जो व्यवस्था है, इसमें अगर कहीं पर पुरुष या स्त्री को अलग अलग कर दिया जाए और दोनों का मानदंड अलग अलग कर दिया जाए, दोनों के अधिकार को अलग अलग कर दिया जाए, तो फिर वो समाज ढंग से नहीं चल पाएगा। ये समुचित ये व्यवस्था जो है समाज के अंदर ही देखने को मिलता है। तो यहां पर ये सहयोग है, संघर्ष भी है, कैसे हम उसको प्रतिस्पर्धा के अंदर, ये यहां पर अभी हमने देखा। तो आज के लिए इतना ही, इसको आप लोग फिर से पढ़ेंगे। समाजशास्त्र में पहले ही बता दिया था आप लोगों को कि समाजशास्त्र जो है एक समाज का विज्ञान है,
और इसमें यथायथ समाज में सारे बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है, लाजमी है। तो ये पहले अध्याय में हमने यहाँ तक देखा, इसको आप लोग एक बार पढ़ लेंगे, गहन अध्ययन करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा, छोटे छोटे जो सवाल जो है उसे बनाने की कोशिश करेंगे, जो नहीं बन पाएगा फिर यहाँ पर कमेंट बॉक्स में डालेंगे उसको, मैं यहाँ बताऊंगा आपको। चलते हैं, टेक केयर, और अपना पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान देंगे। सेल्फ स्टडी बहुत ही जरूरी है। अगर आपको चाहिए कि डिस्टिंक्शन का मार्क्स लाना है तो आपको अपना पढ़ाई पर फोकस करना ही है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।